नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका हल्ला बोल में। साल 2022 के समाप्त यानी कि खत्म होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन बिहार में चर्चा 2024 की हो रही है। जेडीयू वाले विशेषकर 24-24 चिल्ला रहे हैं। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने के लिए ताल ठोक रहे हैं। एक बार फिर से पटना में जेडीयू ने नीतीश की शान में कसीदे पढ़े और 2024 लोकसभा का खेल 6 महीने में फिनिश करने का दावा भी कर दिया। लेकिन जेडीयू के इस दावे को बीजेपी ने पंक्चर कर दिया। बिहार बीजेपी ने पूछा कि जिनसे बिहार नहीं संभल रहा वो देश क्या संभालेंगे। लेकिन नीतीश के सामने बीजेपी की चुनौती तो बाद में आएगी। पहले तो उन्हें विपक्ष के बीच अपने लिए जगह बनाना है, जो कि असंभव सा दिखता है और इसके कई कारण भी हैं। आज उन विभिन्न कारणों पर हम बात करेंगे। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक शक्ति से अधिक चुनावी जमीन को नाप रहे हैं। लेकिन पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। साथियों का स्वागत करता हूं। धन्यवाद और जय। बिहार के कोढ़नी उपचुनाव में मिली हार की पीड़ा से भले ही नीतीश कुमार अब तक नहीं उबर पाए हैं, लेकिन उनकी पार्टी 2024 के लिए ताल ठोक रही है। नीतीश कुमार को मोदी के समानांतर खड़ा करते हुए 24 की जंग 6 महीने में ही खत्म करने का दावा कर रही है। बिहार पार्टी के नेताओं से दोनों हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके हम कहना चाहते हैं कि 6 महीने के लिए नीतीश कुमार जी को दिल्ली भेज दीजिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप से समझ। बहुत कम नेता बचे, मैं उसका उल्लेख करके किसी का जायका नहीं खड़ा करना चाहता, जो नरेंद्र मोदी से सीधे सीधे आंखों में आंख डाल करके मुकाबला कर सकते। नीतीश कुमार जी मुकाबला करेंगे तो न ईडी का डर है न सीबीआई का डर। पटना में जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार आए तो थर्ड फ्रंट की थ्योरी को खारिज करके एक नई थ्योरी टॉस कर दिया। कुछ समय के बाद अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। अरे कह न रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहाँ है? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। ये सब हम करते रहे, हम अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बतवा मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे। नीतीश कुमार के इसी मेन फ्रंट वाले सपने पर बीजेपी ने तीखा हमला किया। पूरे देश में जहां पे आपकी हास्यास्पद स्थिति हो गई, दिल्ली में, गुजरात में, और ये दिवा स्वप्न वो आप खुद देख रहे हैं और नीतीश जी को भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश जी तो हमेशा स्वप्न देखते ही रहते हैं और आपके जैसे लोग भी स्वप्न दिखा रहे हैं दिल्ली में आने का। ऐसा मजाक करना छोड़िए। आप लोगों को अब राजनीति छोड़ देना चाहिए। यही आप लोग की अब स्थिति होगी, यही आपकी नियति है। इस बात को आप समझ कर रख लें। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार में जेडीयू की सियासी जमीन लगातार खिसकती जा रही है, लेकिन खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए उनके नेताओं की बयानबाजी भी गजब की है। बिहार के एक उपचुनाव की चर्चा समूचे देश में, मैं हिमाचल प्रदेश में भी नीतीश जी के निर्देश पर गया था वहां पर, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहता हूं, विपक्षी एकता के भी जितने फॉर्मूले हैं उसमें जो नीतीश फॉर्मूला 224 है, सिर्फ वही कामयाब होगा और कोई फॉर्मूला कामयाब नहीं। नीतीश का फॉर्मूला बिहार चुनाव में बेशक नहीं चला, लेकिन जेडीयू के नेताओं को यकीन है कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर चलेगा। आप लोग अपने उत्साह को बनाए रखिए। निश्चित रूप से जो अरमान जो है सब लोगों का, जो पार्टी ने जो मिशन तय किया है 2024 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस मिशन में हम लोग निश्चित रूप से कामयाबी हासिल करेंगे। सब एक ही है कि आप अपने हौसला को बनाए रखिए। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने में जुटे हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिन पार्टियों के दम पर वो 24 का ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे, वही भाव नहीं दे रहे हैं। पहला झटका तो कांग्रेस ने ही दे दिया, वहीं दूसरा झटका छोटे और क्षेत्रीय दलों ने दिया। इन पार्टियों ने नीतीश की प्लानिंग को पलीता लगा दिया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ और सपने देख रहे हैं। बिहार में 40 में 40 सीट हम लोग लोकसभा का चुनाव जीतेंगे और 2024 का किला फतह करेंगे। जितना डुबकी बजाते रहते हैं, जितना ये घंटी बजाते रहते हैं, ये इतना बजाते रहते हैं जैसे लगता है कि बहुत भारी बहुमत है। अरे कितना बहुमत है भैया, 303 का ना बहुमत है।
तो 303 में 272 चाहिए, तो ये 30 गुना ज्यादा है। तो बिहार में 17 और 6 23 है, 23 साफ हो जाइएगा, तो 8 गुना घटना है। नीतीश के सपने पर चिराग पासवान की पार्टी भी प्रहार कर रही है। तो आपने जब बिहार की ऐसा दुर्गति की, तो मुझे नहीं पता अगर 6 महीने में ऐसा कोई तिलस्मी पावर आपके पास आ गया और उसके बलबूते अगर आप पीएम बनने के सपने देखे, तो अगर आप पीएम बनेंगे तो सोचिए हमारे भारत का हाल आप क्या करेंगे। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार कुछ ऐसे ही बाहें फड़का रहे थे। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती देकर बड़े नेता बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चुनाव में औंधे मुंह गिरे। फिर वक्त का पहिया घूमा, महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी में आए, सत्ता का स्वाद लिया। फिर 2024 से पहले 2022 में बीजेपी से तलाक होते ही आरजेडी का दामन थाम लिया। लेकिन बिहार की सियासत और देश की सियासत की तासीर बिल्कुल अलग अलग है। क्या 2024 में नीतीश का चेहरा विपक्ष को कबूल होगा? पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। 2024 आम चुनाव कैसा होगा, उससे पहले 23 में 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। बहुत कुछ वो तय करेंगे, लेकिन जेडीयू ने और खासतौर से केसी त्यागी जी ने एक बड़ी बहस को आज जन्म दे दिया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सर्वश्री केसी त्यागी जी हमारे साथ हैं, प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे जी, मानव जायसवाल जी, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी। आप सभी को नमस्कार और सभी का बहुत स्वागत। प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि जेडीयू और केसी त्यागी जी ने एक बड़ी बहस को यहां छेड़ा है, आपको क्या लगता है प्रेम शुक्ला जी, 2024 में लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगी या बीजेपी वर्सेस थर्ड फ्रंट होगी, जो अब नीतीश कुमार केसी त्यागी मेन फ्रंट उसे कह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो निश्चित है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब विपक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, इसको विपक्षी पार्टियों को तय करना है। वो श्रीमान राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेगी कि श्रीमान नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी कि सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में लड़ेगी कि श्रीमान शरद पवार के नेतृत्व में लड़ेगी कि एम.के. स्टालिन का नेतृत्व होगा कि जो है जगन मोहन रेड्डी का नेतृत्व होगा कि चंद्रशेखर राव का नेतृत्व होगा। ये सारा कि वो नवीन पटनायक का भी नेतृत्व संभव है, वो भी बहुत पुराने मुख्यमंत्री हैं। अब किसका नेतृत्व विपक्ष का होगा? नीतीश कुमार को राहुल गांधी अपना नेता स्वीकार करेंगे, ममता बनर्जी अपना नेता स्वीकार करेंगी, या अखिलेश सिंह यादव उनको अपना नेता स्वीकार करेंगे? यह सब तो विपक्ष को तय करना है, उन क्षेत्रीय दलों को तय करना है कि बिहार के बाहर श्रीमान नीतीश कुमार 40 सीट के बाहर क्या कहीं पर किसी भी पार्टी को लड़ाई में लाने की भी उनमें क्षमता है या नहीं है। यह तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश सिंह यादव को तय करना है, उड़ीसा में नवीन पटनायक को तय करना है, बंगाल में ममता बनर्जी को तय करना है, दक्षिण की पार्टियों को दक्षिण में तय करना है। तो ये विपक्षी पार्टियों को तय करना है। भारतीय जनता पार्टी का निश्चित है कि हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर प्रचंड बहुमत से केंद्र में सरकार बनाएंगे। यह हमारा संकल्प है। ठीक है प्रेम जी। अभय दुबे जी, 2024 का चुनाव बीजेपी और नरेंद्र मोदी के विरोध में कांग्रेस लड़ेगी, थर्ड फ्रंट लड़ेगी, या उसे भी आप कहेंगे मेन फ्रंट? देखिए सईद अंसारी जी, पहले तो देश को ये साफ बात समझ लेनी चाहिए कि थर्ड फ्रंट कहना क्यों प्रारंभ किया गया। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई कोalition करना नहीं चाहता था, तो एक राजनीतिक दलों का हिस्सा था जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए एक फ्रंट बनाया करता था, जिसे थर्ड फ्रंट कहते थे। अब आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आज ही आपके टेलीविजन पर साफ किया है कि जो भी समान विचारधारा की पार्टी लड़ना चाहती है कांग्रेस के साथ मिलकर के, वो साथ आए। ये भी सच है कि देश के 18 प्रांतों में कांग्रेस पार्टी की प्रतिनिधि जीत कर आए, 52 ही सही, मगर वो असम हो, बिहार हो, गोवा हो, कर्नाटका हो, केरला हो, एमपी हो, महाराष्ट्र से लेकर पुदुच्चेरी तक
कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो जिनका इतने प्रांतों में एग्जिस्टेंस हो। बीजेपी का 25 प्रांतों में है, तो स्वाभाविक रूप से फिर साथ मिलकर अगर लड़ना है तो एक अम्ब्रेला होगा कांग्रेस पार्टी का, जिसके साथ सब लड़ेंगे। सभी दल के नेताओं को ये अधिकार है कि वो अपने वरिष्ठ नेताओं को प्रोजेक्शन दे। जहां जो प्रांत में मजबूत है, हम तो कहते रहे हैं कि जो जहां मजबूत है वहां पूरी दृढ़ता से लड़े। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है तो 303 सीटें हैं, 271 बहुमत के लिए चाहिए बीजेपी के पास। 100 सीटों का अंतर आ गया तो सरकार बनाने की स्थिति में, और 100 सीटें कहां, जहां अधिसंख्य है। देखिए जहां संभावना दिखती है, उत्तर प्रदेश में जहां 80 सीटें हैं, बिहार में जहां 42 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल में जहां 40 सीटें हैं। यहां पर अगर स्ट्रेटेजिक अलायंस भी होता है, प्रत्यक्ष अलायंस न हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ये 3-4 प्रांत मिला लेंगे तो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहेगी। जहां अधिसंख्य सीटें इन्होंने जीती है, मध्य प्रदेश में जैसे अधिसंख्य जीती थी, राजस्थान में जीती थी, गुजरात में जीती थी। अब इन प्रांतों में, गुजरात के भी हाल ही में चूंकि हनीमून पीरियड है उस पर चर्चा न करें, तो भी इन प्रांतों में सीटें कम होना बिल्कुल तय बात है। क्योंकि महाराष्ट्र का कोल्हापुर का उपचुनाव देख लो, कांग्रेस पार्टी जीती। अभी अंधेरी में तो भारतीय जनता पार्टी ने नॉमिनेशन करके वापस ले लिया डर के मारे, वहां पर इन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारा। मैनपुरी में ये चुनाव हार गए। छत्तीसगढ़, राजस्थान में 20-20, 25-25 हजार वोट से उपचुनाव हारे हैं ये। तो ये उपचुनाव की हार, हिमाचल प्रांत की हार इस बात का संकेत देती कि महंगाई और बेरोजगारी के लिए लोग देश में साथ आएंगे। और आखिरी बात, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो काउंटर, जो नैरेटिव है वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। जो इन्होंने कहा है रेवड़ी बांटने वाला, वो देश के आम जनमानस पर बहुत गहरा प्रभाव है कि प्रधानमंत्री जी उद्योगपति मित्रों को तो लूट की खुली छूट देते हैं और गरीबों की हक की योजनाओं को रेवड़ी बताते हैं। ये उन्हें रास नहीं आने वाला, और यही मेन मुद्दा हम आने वाले चुनाव में साथ मिलकर बनाएंगे। अभय जी, उत्तर प्रदेश में यूपी के 2 लड़के लड़ चुके हैं साथ में, और उसके बाद गुजरात में पिछली बार 77 से आप कहां आ गए, ये विधानसभा की बात है, लेकिन जस्ट रेफरेंस के लिए आपको बता रहे हैं, इस पर आगे आपसे सवाल पूछेंगे। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, सर आपको लगता है श्रीवास्तव जी कि 2024 में एकजुट होकर ही नरेंद्र मोदी का मुकाबला किया जा सकता है, या आपको अभी भी लगता है कि इकलौती ऐसी कोई पार्टी है, भले ही वो कांग्रेस हो, जो बीजेपी नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़ी हो सकती है? देखिए कि जिस प्रकार से इस देश में मतों का बंटवारा है, क्योंकि आज भी देश की सबसे बड़ी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसको 2019 में 23 करोड़ के लगभग वोट मिले थे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों को सत्ता वापस लेनी है तो उसके लिए चीज जरूरी है कि सारे लोग एक साथ राजनीति करें। सारे राजनीतिक दल जो कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से असहमत हैं, उनको एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं इस बात से, आदरणीय शरद पवार जी ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा, और अभी आदरणीय अभय भाई भी इस बात को कह रहे थे कि जो दल जहां पर मजबूत है और वो जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं है, वहां पर उसको बाकी के राजनीतिक दलों को शक्ति देना चाहिए, जिससे कि वहां पर वो बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के से लड़ सके और उनको परास्त कर सके। तो जब तक ये सामूहिक प्रयास नहीं होगा तब तक, लेकिन इसमें फिर वही बात है, अभी जैसा कि बात चलती है कि कौन इसका नेतृत्व करेगा। मेरा कहना है कि नेतृत्व अभी मुद्दा नहीं है। नेतृत्व जब अगर बहुमत आता है, सारे राजनीतिक दलों का एक अच्छा मोर्चा बन जाता है, और उसमें अगर उनके पास इतनी संख्या आती है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाते हैं, तो जिसके पास जितनी शक्ति होगी उसके अनुपात में बातचीत हो जाएगी। इसका ऐसा प्रयोग अभी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के सरकार ने भी किया। इसके पहले कांग्रेस, और जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय भी इस प्रकार का फैसला हुआ है। अभी नीतीश कुमार जी के साथ इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी इस प्रकार का गठबंधन किया था। तो मुझे लगता है इसमें कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है कि ये ना हो पाए। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, गुजरात के इस चुनाव के बाद शहीद भाई जी, विपक्षी दलों के लिए बहुत बड़ी संभावना का द्वार खुल गया, जिसमें कि जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने पूरा समय अब तक गुजरात में दिया, उसके बाद वहां पर ये उनको वांछित परिणाम मिला है। आप कल्पना करिए कि यदि आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब वहां पे इतना संघर्ष नहीं करते और इतनी मेहनत ना करते और इतने जितनी योजनाएं लेकर गए, वो प्रधानमंत्री लगातार 10 से 12 दिन एक राज्य में रहे। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री का अपना एक ओहरा होता है, उनकी अपनी एक राजनीतिक शक्ति होती है, उसका प्रभाव मतदाताओं पर पड़ता है। तो ये स्थिति 2024 के चुनाव में तो हो नहीं पाएगी।
ठीक है श्रीवास्तव जी, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, गुजरात में ये तो सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही ये चुनाव जीता गया है, और ये विडंबना भी है कि गुजरात के मुख्यमंत्री का बहुत सारे गुजराती और देश में बहुत सारे लोगों को नाम तक नहीं पता। ये इस पर भी हम चर्चा अवश्य करेंगे। त्यागी सर, आज आपके पास अंत में आएंगे, क्योंकि ये बहस आज जो ये कार्यक्रम हुआ है ये आपके बयान पर ही हुआ है, इसलिए आप सबकी बात सुन लीजिए। मानव जायसवाल जी और प्रोफेसर रागी के बाद सर आपके पास आएंगे अंत में। जायसवाल जी सभी आशान्वित हैं, श्रीवास्तव जी, अभय जी, कि एक हमारा थर्ड फ्रंट बन जाएगा, और नीतीश कुमार तो उसे मेन फ्रंट कह रहे हैं। आपकी जो नेता हैं वो तो सबसे अलग चलते हैं, उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है अपने आगे, और ये उनकी दबंगई भी है। और ममता दीदी को बहुत लोग उनके इस व्यक्तित्व के लिए पसंद भी करते हैं। आपको लग रहा है कि आप एकजुट हो पाएंगे, सब मोदी जी का मुकाबला कर पाएंगे? जायसवाल साहब। सर, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, आपके माध्यम से पूरे देश को भी नमन है। सर, जहां तक बात है सर, हम दबंग नहीं है। हमारी शक्ति क्या है पता है? हमारी शक्ति है जिस तरीके से हमको जनता का प्यार मिलता है, और जिस तरीके से हम लिप्त है जनता की सेवा में। और जहां तक भाजपा का सवाल है सर, एनडीए, अगर वर्तमान जो एनडीए है वो कितना मजबूत है, ये पूरा देश जानता है। और 1 to 1 में बीजेपी किसी से जीत नहीं सकती। बीजेपी का आकलन देख लीजिए, उनका डेटा देख लीजिए, 1 to 1 की लड़ाई में तो बीजेपी कहीं दिखती ही नहीं है। बीजेपी कहीं अकेले लड़ रही है क्या? और जहां तक हम गुजरात के लिए बैंड बाजा बारात निकाल लेते हैं, तो भाई क्या हम कौन सा मातम छाता है हिमाचल प्रदेश में, कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? जहां जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जहां कोई हारता है या जहां कोई पिछड़ता है, तो वहां तो जो प्रमुख प्रचारक हैं भाजपा के, वो तो पीछे हट जाते हैं, वो तो मौनधारी हो जाते हैं। लेकिन जहां जहां जीत होती है, दूसरा सारा श्रेय उनको मिल जाता है। ये जो मुखौटा है ना, पूरा देश में देश जाग गया है, देश जान चुका है। आज जितने इलेक्शन ये हार रहे हैं, एमसीडी के इलेक्शन, अरे नाक के नीचे से इनके जगह छीन लिया किसी ने। कौन सी कितनी बड़ी पूरा पार्टी है आपके सामने? उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने मुंह की खाई वो दिख गया। हिमाचल प्रदेश देवभूमि, सर मैं धन्य हूं, मैं उस देश में जन्मा हूं जहां हर देवताओं का, हर धर्म का सम्मान होता है। और जो देवभूमि है हिमाचल, वहां इनको हारना पड़ा। जितनी सीटें आई, वोट परसेंटेज का क्या आकलन है, इलेक्शन कमीशन किस तरीके से कार्य का निर्वाह कर रही है, ये चिंतन का विषय है। क्योंकि 6-6 साल का एक्सटेंशन हो जाता है, उसके ऊपर लोगों को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है, ऑर्डिनेंस पास किया जा रहा है। इतना डर क्यों है सर? ऑर्डिनेंस क्यों? आपको इलेक्शन कमिश्नर को रखने के लिए ऑर्डिनेंस की जरूरत पड़ रही है? मैंने आपको, हमारे देश में और भी लोग बने हैं नहीं कि दूसरे लोगों को आपको भरोसा नहीं है, क्योंकि आप काबिज करना चाहते हैं। इतनी डरी हुई ये सरकार है, जो भाजपा की सरकार है। इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, अब तो कोर्ट को भी नहीं छोड़ना चाहते। अब देखिए कोर्ट में भी चल रहा है, कॉलेजियम को भी इनको मान्यता नहीं देनी चाहिए। क्या करना चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा। जहां तक बात है सर विपक्ष की, मैं बता देना चाहता हूं, मैंने पहले भी आपके चैनल में बोला है जी, ये ऐसी भेरूपी सरकार है ना सर, इनको हर छोर से इनको अपना आईना दिखाना है हमको। ये जब महाराष्ट्र में जाए तो इनको आईना दिखाया जाएगा कि भाई जितने उद्योगपतियों का आप यहां से भगा कर गुजरात ले गए हैं, ये है आपका आईना। जब ये बंगाल में आएंगे तो बोलेंगे ये देखिए धर्म के नाम पे आप लोगों को लड़ाना चाहते हैं, ये है आपका आईना। जब ये तमिलनाडु, कर्नाटका में जाएंगे तो वहां के लोग दिखाएंगे ये देखिए आपने धर्म के नाम पे पुलिसों को घूस देके अपने हिसाब में रखा, उसका ये आईना है। जब आप राजस्थान में जाएंगे तो वहां के लोग उनको बताएंगे जिस तरीके से कोरोना काल में आपने हम लोगों को सुविधाएं नहीं पहुंचाई, ये है आपका आईना। ठीक है मानव जी, आप गुजरात की बात करते हैं सर, गुजरात की जो जीत है ये सार्वजनिक है, जो जीते हैं और उनके चेहरे पे अगर जीत है तो सर हिमाचल की भी संज्ञान ले, हिमाचल के लिए भी एक्सेप्ट करें। अरे कौन सा हिमाचल के लिए नहीं बता पा रहे कि हम हार गए हैं? मानव जी, हमको सॉरी बोलना चाहिए। ठीक है मानव जी, ये प्रश्न है और ये प्रेम जी से अवश्य पूछेंगे। प्रेम जी, जब भी आपका नंबर आए प्लीज बता दीजिएगा कि हिमाचल हार की जिम्मेदारी किसकी है, ये आप इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा। प्रोफेसर संगीत रागी सर, रागी साहब, बहुत छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे। 2024 का चुनाव आप बीजेपी नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस देखते हैं या लेफ्ट या मेन फ्रंट देखते हैं? देखिए, मुझे जो चुनाव 2024 का होगा, मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही लड़ाई होगी। नीतीश कुमार के बारे में कुछ जरूरत से ज़्यादा ही प्रोजेक्शन किया
और खासकर से त्यागी जी जैसे व्यक्ति जिनको मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूं, वो बहुतों के प्रेरणा पुरुष रहे हैं, लेकिन एक समाजवादी राजनीति से निकले हैं। लेकिन नीतीश जैसा व्यक्ति, नीतीश कुमार जी, जो व्यक्ति लालू प्रसाद यादव की भ्रष्ट राजनीति के साथ और जो जातीय गुंडागर्दी के प्रतीक जिसकी राजनीति हो, उस राजनीति के साथ जो कहता हो हम तो परवल को मसल करके खाते हैं, यानी परवल का मतलब आप समझ सकते हैं पंडित, राजपूत, लाला और जो जातियां हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ जाने वाला व्यक्ति, उसका चरित्र कितना उदात्त होगा ये समझने वाली बात है। और ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में यदि कोई मीडिया भी प्रोजेक्शन करती है या डिबेट भी करती है तो मुझे कई बार तरस आने लगता है। दूसरी बात, आज तक नीतीश कुमार सीएम बनने के बाद एमएलसी ही रहे हैं, एक लोकसभा चुनाव नहीं लड़े थे। पहली बार, सबसे अंतिम बार वो लोकसभा का चुनाव बाढ़ से लड़े थे 2004 में, 2 जगह से उन्होंने लड़ा था। जहां तक क्षेत्रीय दलों का सवाल है, अभी मैं सुन रहा था कि प्रधानमंत्री को यहां दिखाएंगे, महाराष्ट्र में दिखाएंगे। अरे खुद तो ममता बनर्जी बांग्लादेशियों के वोट से जीत करके आई हैं। मुझे कहने में ये कोई गुरेज नहीं है कि ममता बनर्जी सत्ता में यदि काबिज हैं जी, तो वो बांग्लादेशी मुसलमानों के वोट उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। अकेले वो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसे आप वो हिंदू और मुसलमान कहते हैं। अरे भाई, इस देश में 200 से ज्यादा बांग्लादेशी मुसलमानों के पॉकेट्स बन चुके हैं। पीएफआई का लीडरशिप वहां से आता है। और आपको ये मैंने इसलिए कहा, मैं दो कारणों से, प्लीज सुन लीजिए, बीच में बोलिएगा, बोल लीजिएगा जब आपकी बारी आएगी। देखिए, मैं कांग्रेस को इसलिए भी मैं मानता हूं, देखिए पिछली बार भी कांग्रेस को कम से कम 11 करोड़ लोगों ने वोट किया था। दूसरी बात, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अपनी सत्ता के लिए अपनी राज्य में किसी भी कुकर्म तक वो जा सकते हैं। उनको उससे ज्यादा देश को बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कल भारत की छवि दुनिया में क्या होगी, अंतर्राष्ट्रीय छवि क्या होगी, कितने ट्रिलियन की डॉलर की हमारी इकोनॉमी बनने वाली है, ये नीतीश कुमार को इनके भेजा में घुसेगा ही नहीं। ये इस रास्ते पर सोच ही नहीं सकते। आप सोचिए कि जिस हिमाचल प्रदेश का बजट ही जिस पेंशन का बजट और उनके पूरा एनुअल बजट आउटले देखें तो आधे से ज्यादा है, और वो कहे कि हम यहां पर फ्रीवीज देंगे, तो आप इस देश को नरक में ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मनमोहन सिंह की सरकार ही थी तो जो इस पेंशन योजना को लेकर के आई। कम से कम कांग्रेस देश के बारे में सोच सकती है। ये तो ऐसी पार्टियां हैं जो अपनी सत्ता में रहने के लिए, अपनी सत्ता को बरकरार करने के लिए किसी भी कुकर्म करने के लिए तैयार हो। ठीक है, जैसे ममता ने पश्चिम बंगाल के अंदर बांग्लादेशी मुसलमानों के पक्ष में उसी तरह खड़ी हुई, जहां पर ममता बनर्जी वही ममता बनर्जी थी जो लोकसभा में फाड़ करके बांग्लादेशियों को बाहर करने के लिए करती थी। लेकिन सत्ता की चटनी उनको ऐसा चाशनी में वो घुली कि बंगाल जाने के बाद उनको लगा कि हम बांग्लादेशी मुसलमानों के बगैर तो जीत ही नहीं सकते। एक समय कांग्रेस थी जो आसाम में कहती थी कि अली और कुली के सहारे हम सत्ता में रहते हैं। तो नतीजा है कि आईएमडीटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट को कहने पड़ा कि अरे भाई, आईएमडीटी एक्ट बांग्लादेशियों को भगाने के लिए आपने थोड़े लाया है, वो तो बांग्लादेशी को बसाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आईएमडीटी एक्ट लाया था। तो ये चरित्र है मूलतः रीजनल पार्टियों का। मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कहता हूं, वो देश के लिए खतरनाक साबित होते जा रहे हैं। कैसी त्यागी जी? त्यागी सर, नहीं अभी जी आ रहे हैं, अभी त्यागी जी की बारी है। त्यागी सर, आपने ये कहा कि नीतीश को दिल्ली ले आओ, 2024 जीत जाएंगे, मोदी चले जाएंगे, लेकिन आपने जो कहा कि नीतीश एक साफ सुथरी छवि वाले नेता हैं, ना उन्हें ईडी का डर है, ना उन्हें सीबीआई का खौफ है। सर, क्या ये कहकर आप ये कहना चाहते हैं कि आपके जो विपक्ष के दूसरे साथी हैं उन्हें ये डर है और उनकी छवि साफ सुथरी नहीं है? अगर ऐसा है त्यागी सर, तो फिर कैसे आप एकजुट होकर नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेंगे 24 में? सईद अंसारी जी, प्रेम शुक्ला जी और रागी जी के विचारों की जो वाहक पार्टी है जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी, उनके साथ हम लोगों का, समाजवादियों का लंबा रिश्ता रहा है। सर, एक तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हमारी पार्टी ने ना कोई प्रस्ताव पास किया है जी,
ना हमारी पार्टी का कोई रेजोल्यूशन है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। ये बहस आज के बाद बंद हो जानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो मेरे मित्र प्रेम जी ने कहा है और रागी जी ने, तो मैं तो आप ही के साथ रहा हूं। प्रेम जी, आपकी उम्र कम रही होगी, मेरी थोड़ी ज्यादा है। 1967 में दीनदयाल जी थे और डॉक्टर लोहिया थे जिन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, और आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता यह थी कि आपने सीपीआई और सीपीएम, जो आज के लिए जिन्हें आप अर्बन वो बोलते हैं, क्या अर्बन वर्ड है आपका, अर्बन नक्सल्स, उनके साथ सरकार बनाई आपने। कम्युनिस्ट और जनसंघ के लोग एक साथ पार्टी में थे, नंबर 1। नंबर 2, 1974 में आप उत्तर प्रदेश में तीसरे चौथे नंबर पर आए। अटल जी, जो मेरे भी नेता हैं, आपके नहीं है, उनके नेतृत्व में जनसंघ ने चुनाव लड़ा। अब की बारी अटल बिहारी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का। तीसरा, रागी जी, 1984 में मैंने अपने कानों से यह भी नारा सुना, अब की बारी अटल बिहारी, जबकि हमारे नेता अटल जी खुद ग्वालियर से चुनाव हार गए थे। तो सपने देखना कोई बुरी बात नहीं, सपने हम भी देखते हैं, आपके नेताओं ने भी देखे, और आप जो है 301-2 घंटे में नहीं हो गए थे। मुझे 84 भी याद है, मुझे 1980 भी याद है। उसको बहस को करूंगा, लंबा हो जाएगा, लेकिन क्या सपने देखना बुरी बात है, जिसका जिक्र प्रेम जी कर रहे थे? नंबर 3, कोई ना थर्ड फ्रंट बना रहा है और ना कोई नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी फ्रंट बना रहा है। मैं एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मैंने चूंकि जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, अकाली दल, पुरानी पार्टी मेरे मित्र प्रेम जी की शिवसेना, सब पार्टियों के साथ काम करने के हमारे नेताओं के अनुभव हैं। लिहाजा कांग्रेस पार्टी के बगैर अब कोई राष्ट्रीय विकल्प नहीं बन सकता, नंबर 1। नंबर 2, ममता जी का और केसीआर जी का और केजरीवाल जी का एक प्रयास है, चूंकि अपने अपने राज्यों में ये बड़ी पार्टियां हैं, इसलिए बड़ी पार्टियां हैं, इसीलिए वो अपने राज्यों में इस तरह के नारे दे सकती हैं। मैं नीतीश कुमार जी के पास से ही आपके पास आ रहा हूं चैनल पे बैठने के लिए जी। वो आधा घंटे तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज भी प्रशंसा करते रहे कि केंद्र सरकार में मंत्री होने के नाते कैसे उनको विभिन्न जिम्मेदारियां दी गई थी। और मैं आप दोनों अपने मित्रों से कहना चाहता हूं, एक पाई का इल्जाम जी, एक पाई का इल्जाम नीतीश जी पे ना कभी लगा है। राजनीतिक विरोध के नाते तो किसी पे भी लगा लो, किसी को दोषद्रोही कह लो, किसी को कुछ कह लो, लेकिन जिस सादगी से, ईमानदारी से, चरित्रवान होकर के उन्होंने एक समाजवादी विनम्र कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है, अब अलग होने के बाद मैं कहने लगूं कि आपके सारे नेता भ्रष्ट हैं, तो ये राजनीतिक बेईमानी है। कल तक आपकी पार्टी के सब नेता, अभी 3 महीने पहले का बयान है जिसमें आपके आदरणीय मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार 3 सच्चे समाजवादी हैं। तो प्रेम जी, मैं आपकी बात का यकीन करूं या मोदी जी की बात का यकीन करूं, मेरे लिए बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है। जहां तक नीतीश कुमार जी का है, जो मैंने शहीद जी कहा है वो ये है, नीतीश कुमार जी बगैर राजनीतिक छुआछूत के, बगैर पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी के विपक्ष की एकता चाहते हैं। प्रेम जी मत बोलिए प्लीज, बोल लेने दीजिए, आप बात पूरी कीजिए। केसी सर, प्रेम जी आप तो मित्र हैं, आप तो ऐसा काम नहीं कर सकते कि बीच में। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने जिस तरह का राजनीतिक आचरण रहा है, उसको कम से कम, रागी जी, देश प्रेमी कोई किसी से कम नहीं है। डॉक्टर लोहिया से ज्यादा जेल किसी ने नहीं काटी। जयप्रकाश जी हजारीबाग जेल तोड़ के चले गए थे, और मैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार पटेल को अगर छोड़ दूं, इस देश में समाजवादियों से ज्यादा आजादी की लड़ाई में किसी की हिस्सेदारी नहीं थी। बहुत अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्वान हो, उस पर मैं बहस भी करने को तैयार हूं। लिहाजा ये सर्टिफिकेट बांटने भी प्लीज कम से कम हमारे सामने मत कहिए कि अमुक राष्ट्रीय है और अमुक राष्ट्रीय नहीं है। बहुत धन्यवाद त्यागी जी। रागी सर आएंगे आपके पास, लेकिन वो एक फॉर्मेट के तहत चल रहे हैं और तुरंत नंबर आ जाएगा आपका। प्रेम जी आपके पास भी आएंगे। अभय जी, आज तो संगीत रागी जी, केसी त्यागी जी दोनों ने स्वीकार कर लिया कि भाई कांग्रेस ही है बीजेपी का मुकाबला करने के लिए, बाकी क्षेत्रीय दल लड़ेंगे। लेकिन पिछले 8 वर्षों में
आपको लगता है अभय जी कि कांग्रेस ने बहुत सारे राज्यों में सत्ता गंवाई है? हालांकि आप कह सकते हैं कि हमने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जीता भी, लेकिन मध्य प्रदेश खो दिया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो संकट अभी भी आपके सामने है, मुकाबला कैसे करेंगे? नहीं, कोई संकट नहीं है। देखिए, जहां तक गुजरात की जीत का को बहुत महिमा मंडित करके बताया जा रहा है, तो मैं उससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। गुजरात में भी जमीन पर मुद्दे गंभीर थे और हैं। 1,51,00,000 लोगों ने, देश पूरा गौर से सुने, मोदी जी के खिलाफ गुजरात में वोट किया है, मगर वो वोट बढ़ गया और बांटा गया। कांग्रेस पार्टी को यहां तक दुष्प्रचार किया गया कि वो तीसरे नंबर पर आ जाएगी। आप पार्टी जिसका गुजरात में वो एग्जिस्टेंस नहीं था, एग्जिस्टेंस पैदा किया गया नियोजित रूप से। क्या ये बात सही नहीं है? और चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा गया? यहां तो विकास की बहस करते हैं टेलीविजन पर, जब चुनाव होता है तो गुजरात के पुराने दंगों का जिक्र किया गया, कहा कि कोई दंगे नहीं हुए, जबकि खंभात में, द्वारका में, 3 जिलों में गंभीर दंगे रामनवमी पर हुए। राहुल राजपूत का आप ही के टेलीविजन का स्टेटमेंट देख लीजिए कि 3 दिन तक पेट्रोल बम मारते रहे और हम पलायन के लिए मजबूर हुए। 2000 दान पात्र दावत इस्लामी के अकेले अहमदाबाद में मिले, वहां जांच नहीं कराई क्योंकि वो पोलराइज करना चाहते थे चुनाव को। अब 1,51,00,000 लोग अगर खिलाफ है तो ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत बड़ा, हाँ सीट के आधार पर वो अंतर आ सकता है। कर्नाटक में उदाहरण लीजिए, अभी रागी जी बोल रहे थे पीएफआई का जिक्र। रागी जी, हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन है, अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो कहिए भारतीय जनता पार्टी को कि कर्नाटक की सत्ता की भूख मिटाने के लिए एसडीपीआई जैसा संगठन, जो पीएफआई का राजनीतिक संगठन है, उसको प्रतिबंधित नहीं किया, क्योंकि कर्नाटक में आप उसको चुनाव लड़वाएंगे। तो ये सत्ता की जो छोटे उद्देश्य हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। पूरे देश में व्यापक रूप से महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। और जहां तक इन्होंने बात की जो रेवड़ी कल्चर के लिए पुरानी पेंशन योजना का विरोध कर रहे थे रागी जी, तो मैं बता दूं विनम्रता से कि सारे देश के प्रत्येक राज्य में अगर पुरानी पेंशन योजना भी लागू कर दोगे तो जो आपने इंसॉल्वेंसी एक्ट में 5.5-6 लाख करोड़ रुपए का घपला किया, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हर्ष गोयनका जी का ट्वीट देख लीजिए, 99% तक हेयर कट दिया है। 10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ सकते हो अगर आप। अभय जी, हिमाचल प्रदेश का टोटल बजट आउटले कितना है, आप बता सकते हैं? हिमाचल प्रदेश का टोटल बजट आउटले कितना है एनुअल, और कितना रेवेन्यू जनरेट करती है हिमाचल प्रदेश सरकार? संगीत रागी और कितना पेंशन पर खर्च है? ये आपको, आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, व्यक्ति हैं, बहुत सही, जिसको हम कहते हैं सुनना अच्छा लगता है, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं ये तीनों ब्रेकअप क्या है हिमाचल प्रदेश का? हिमाचल प्रदेश का टोटल बजट आउटले कितना है, कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, और कितना पेंशन पर सरकार खर्च करती है? कहां से आप पैसा लाएंगे? आज अरविंद केजरीवाल एमसीडी चुनाव के लिए इतना बोल जाते हैं, लेकिन कल से कहते हैं प्रधानमंत्री की हम आशीर्वाद से चलाना चाहते हैं। बिहार सरकार को ही मैं पूछता हूं, तो कितने बिहार सरकार, बिहार में नीतीश कुमार ने अपने पैसे से कितना घर बनवाया, कितने टॉयलेट्स बनवाए? मैं इसलिए कहता हूं नीतीश कुमार को कि एक व्यक्ति पर कम से कम बिहार की राजनीति देख रही थी कि वो व्यक्ति कम से कम बिहार को एक नए दिशा की तरफ ले जाएगा, लेकिन बिहार को उन्होंने फिर से जातीय राजनीति में ढकेल दिया है। कौन सा डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं आप? कौन सा ऐसा अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लेकर के आ रहे हैं? आप कहते हैं 38,000 ही आपको वोट ज्यादा मिला है। आप गुजरात में जाते हैं, गुजरात में आपकी दुर्दशा, 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर आप शून्य बटा सन्नाटा है, आपका एक भी विधायक जीत करके नहीं आया है। ऐसे 6 राज्य हैं, 6 राज्य हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बने, लेकिन दुर्भाग्य से आप विकल्प है ही नहीं। अभी नरेंद्र मोदी का भारतीय राजनीति में कोई विकल्प नहीं है। मैं इसे बहुत गंभीरता, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मैं कहता हूं कोई विकल्प नहीं है। आने वाले थे, हम जो भी अनाउंसमेंट करते हैं उसके हमारी वित्तीय समिति पहले उस स्टेट में। अरे सर, राजस्थान में आपने किसानों का कर्ज माफ किया? राजस्थान में किसानों का कितना कर्ज माफ किया है?
आपने तो कहा था कि हम पहली कैबिनेट की बैठक में इसको ये कर देंगे। छत्तीसगढ़ में कितने को आपने माफ किया? होली पर गैस का सिलेंडर मुफ्त दे दिया जाएगा, ऐसी झूठी घोषणा नहीं करते। तो एक ढंग से सरप्लस बहनों ने अपने गैस के सिलेंडर स्टेट की तरह हो सकता है। ठीक है, संगीत रागी जी, अभय दुबे जी, प्रेम शुक्ला जी, आपको लगता है कि कोई भी विकल्प नरेंद्र मोदी का नहीं है? और संगीत रागी जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी भी नहीं, बीजेपी में भी नहीं। 2024 को क्या आप सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही देखते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या आप जरा सा भी आपको यह लगता है कि अगर हिमाचल में हार हुई बीजेपी तो वहां नरेंद्र मोदी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी शीर्ष नेता हैं, इसमें किसी के मन में कोई संदेह नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में जब कोई जीत होती है तो वो प्रधानमंत्री से लेके हमारे पन्ना समिति के सदस्यों तक की जीत मानी जाती है। तो हार भी स्वाभाविक तौर पर हमारा सामूहिक होता है, सामूहिक तौर पर लेते हैं। ये कोई कांग्रेस पार्टी तो है नहीं कि जीत गांधी परिवार की है और गुजरात में दारुण पराभव के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, वहां के लोकल कार्यकर्ता हैं। तो ये कांग्रेस की परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी हार त्यागी जी ओपन कर दिया हमने, अगर आप चाहें तो रोक सकते हैं प्रेम शुक्ला जी को। और जीत का श्रेय भी सामूहिक है जी। अब दूसरी बात, अब जहां तक बात है कि आदरणीय केसी त्यागी जी बार बार कह रहे थे, भाई नीतीश कुमार जी के विरुद्ध तो मैंने एक भी शब्द कहा ही नहीं। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार का नेतृत्व क्या अन्य क्षेत्रीय दलों के लोग मानेंगे या कांग्रेस मानेगा कि नहीं मानेगा। तो कांग्रेस मानेगी या नहीं मानेगी ये निर्णय प्रेम शुक्ला तो ले नहीं सकते त्यागी जी। क्षेत्रीय दल जो है उनका नेतृत्व स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे ये वो ले सकते हैं। जहां तक नीतीश कुमार के चरित्र की बात है तो ये सत्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अत्यंत चरित्रवान नेता है, लेकिन स्वयं नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव तेजस्वी के बारे में अभी बीते चुनाव तक क्या कहते थे, क्या मुझे स्मरण कराने की आवश्यकता है? तेजस्वी यादव श्रीमान नीतीश कुमार के बारे में क्या कहते थे और श्रीमान नीतीश कुमार तेजस्वी के बारे में क्या कहते थे? आपका जनता दल यूनाइटेड या इस पार्टी का गठन ही लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के विरुद्ध नहीं हुआ था? क्या ये सत्य नहीं है? और इस सत्य के बाद अगर श्रीमान नीतीश कुमार अगर तेजस्वी यादव को अपना सहयोगी मानते हैं तो क्या ये प्रश्न उनके चरित्र पर कोई खड़ा नहीं करेगा? जी सही जी, कोई प्रश्न है आपका? प्रेम जी प्लीज प्रेम जी। जी सही जी, आप प्रेम जी जनसंघ का जन्म प्रेम जी जनसंघ का जन्म प्रजा पार्टी से हुआ है जो जम्मू कश्मीर में बनी थी गांधी लियाकत पैक्ट के बाद। नारा था जहां कुर्बान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है जी। और आपका इल्जाम था कि शेख अब्दुल्ला ने उनको मरवाया है जेल के अंदर। उसके पोते को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री क्यों बनने दिया आपने? क्या जवाब है आपके पास? और जी पृथक करेंसी होगी, सेल्फ रूल होगा, ये पीडीएस का प्लीज आपकी पार्टी जो जनसंघ जिस दिन जनता पार्टी में मर्ज हुई थी, आपने माना था अटल जी ने अडवाणी जी ने कि धारा 370 नहीं हटेगी। तर्कों में प्रेम जी आप मुझे नहीं हरा सकते। मैं दोबारा फिर आ रहा हूं। मैं शेख जो पीडीपी है नहीं, उसका उत्तर दूंगा मैं। उसके नेता ने कहा जम्मू कश्मीर की अलग। अब इसका उत्तर देने का मुझे अवसर दीजिए। प्लीज हाथ मिलेगा प्लीज जी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद जो हैं मुख्यमंत्री हैं, लाल चौक पे मीटिंग हो रही है, नीचे से महबूबा मुफ्ती चिट भिजवाती हैं कि मैं ऊपर आना चाहती हूं। जो रोका चीफ है दौलत साहब, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्नेहपूर्ण मना कर दिया दैट शी हैज हिजबुल मुजाहिदीन कनेक्शन, प्लीज डोंट अलाउ हर ऑन स्टेज। अटल जी तो स्टेज पर आने से मना कर रहे थे, आपने उनके नेतृत्व में सरकार बना ली। तो ये समझौते समूचे देश में सब पार्टियां करती हैं, उसको एक व्यक्ति से नहीं जोड़ना चाहिए। आपने भी किए हैं, हमने भी किए। नहीं त्यागी जी हो गई ना आपकी बात। अब अनुच्छेद 370 में जनता दल यूनाइटेड जो है 2099 में कहती थी कि इसको शिथिल कर दिया जाए इस मुद्दे को, और आदरणीय अटल जी ने शिथिल कर दिया।
और 2019 में जब अनुच्छेद 370 को हमने संशोधित किया तो वही जनता दल यूनाइटेड हमारे साथ खड़ी रही है। सत्य है कि नहीं है? इसको स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते हैं? श्रीमान नीतीश कुमार ने विरोध किया ना, हमने नहीं प्रेम जी संशोधन का भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं, मुझे बताइए ना, विरोध किया क्या आपने कि चलिए अब हम सरकार गिरा देंगे, हम जा रहे हैं, अब हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आपने अनुच्छेद 370 संशोधित कर दिया, अब हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था नीतीश जी ने, 2019 में इस्तीफा दे दिया था। क्या कह रहे हैं त्यागी जी? ठीक है, प्लीज प्रेम जी, प्लीज ठीक है, प्रेम जी जवाब सुन लीजिए। प्रेम जी, तो क्या श्रीमान नीतीश कुमार त्यागपत्र देके घर बैठ गए थे क्या? हाँ बताइए त्यागी जी, समाप्त कीजिए। ब्रजमोहन जी और मानव जी के पास भी जाना है हमें। प्रेम जी आप अपने उत्तर दीजिए प्लीज। आर्टिकल 370 बना रहेगा, आर्टिकल 370 बना रहेगा, नहीं छोड़ेंगे। ये जनता पार्टी के घोषणा पत्र में है, जिसमें अटल जी हैं, आडवाणी जी हैं और आरएसएस का आशीर्वाद प्राप्त है। नंबर 1। नंबर 2, आर्टिकल 370 का जिक्र नहीं होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र नहीं होगा। जनता पार्टी के जितने अधिवेशन हुए हैं, जितने कार्य समिति है, उस सारे मैनिफेस्टो में 370 मेरी बात नहीं खत्म हुई है, नहीं मैं एड नहीं कर रहा हूं। आप जनता पार्टी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जनता पार्टी के बाद ऐसे सारे मैनिफेस्टो है जिसमें 370 को खत्म करने की बात की गई है। रागी जी प्लीज, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, प्लीज। उसके बाद जब एनडीए बनता है तो उसमें तीनों कंट्रोवर्शियल माने आर्टिकल 370 नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं रहेगा। इस पर अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार के दस्तखत है। और प्रेम जी, आपकी विद्वता को और बढ़ाना चाहता हूं, जिस दिन आर्टिकल 370 समाप्त हुआ है, जनता दल यूनाइटेड का प्रमुख प्रवक्ता होने के नाते मैं आपको समझाना चाहता हूं, हमने वॉकआउट किया था, आपका साथ नहीं दिया था। हम सिद्धांतों में समझौता नहीं करते। ठीक है सर, समय कम है। त्यागी सर, समय थोड़ा सा कम है। ब्रिजमोहन जी और मानव जी, आप दोनों से एक ही प्रश्न है, दोनों का उत्तर जल्दी जल्दी दे दीजिए। क्या इस समय विपक्ष बिखरा हुआ है? उत्तर देने का तो अवसर नहीं, देंगे। बिल्कुल नहीं सर, क्षमा चाहता हूं, समय खत्म हो रहा है। फिर ये तो अन्याय है सही भाई। नहीं सर, टाइम देख लीजिएगा। तो अन्याय है। श्रीवास्तव जी बताइए, क्या विपक्ष बिखरा हुआ है अभी और मोदी जी से मुकाबला करने की स्थिति में अभी नहीं? मानव जी, यही प्रश्न का उत्तर आपसे भी प्लीज जल्दी सर। देखिए, नीतीश जी के चरित्र के बारे में बीजेपी तो ने नहीं कहा था, लेकिन तेजस्वी ने नीतीश जी के चरित्र के बारे में बहुत चीजें जल्दी से, समय समाप्त हो रहा है। आवाज नहीं जा रही शायद। मानव साहब, आप सुन पा रहे हैं हमारी बात? हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूरे देश को अवगत करा देता कि जिस तरीके से भाजपा की जो सरकार है, मोदी जी की जो मुखौटा है, वो पूरे देश को पता चल गया। और जहां तक विपक्ष का बात है, हर छोर में विपक्ष लड़ रही है। और मोदी जी को 2024 में अगर ये है कि भाई मोदी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ये दुर्भाग्य है। ठीक है, क्या चरित्र की बात करेंगे? 10 सेकंड देखिए, समय नहीं है। श्रीवास्तव जी रह गए। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी के चरित्र पर कुछ भी उंगली नहीं उठाई, लेकिन तेजस्वी जी ने विधिवत कहा था कि नीतीश जी दिल्ली आते हैं तो श्रीवास्तव जी, आपसे हमारा संपर्क टूट गया, क्षमा उसके लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। केसी त्यागी जी, प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे जी, मानव जायसवाल जी, ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी। इस बहस में, इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।